डॉक्टर साहब, फैटी लिवर यानी जिगर पे चर्बी, ये पाकिस्तान में ना वबा की तरह फैल रही है। बिल्कुल। अगर आज सारे पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज का रुख कर लें, अपने टेस्ट करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि इस पॉडकास्ट में जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे अलावा शायद सबको फैटी लिवर निकला है, आपको भी निकला है, ठीक कि इतना ज्यादा फैटी लिवर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये ऐसी बीमारी है ना इसमें कोई दर्द होता है, ना इसमें कोई और चीज है, ये खामोश इनकलाब, ये खामोश इनकलाब, अंदर ही अंदर ना एक इनकलाब बरपा हुआ होता है। ये बताइएगा कि फैटी लिवर क्या होता है, कैसे होता है, इसकी जो इतनी इस वक्त वबा चल रही है वो क्यों है, उसके पीछे अवामिल क्या है, फिर आम बंदा टेस्ट कौन से करवाए जिससे पता चले कि फैटी लिवर है, और फिर इसकी ट्रीटमेंट पे भी हम आते हैं। तो डॉक्टर महबूब साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। फैटी लिवर सर, एक अक्सर हमारी सोसाइटी में टर्म बोली जाती है कि यार ये मेरा जिगरी यार है। हाँ, जिगरी यार। अब सर वो जिगर से मंसूब होता है, क्योंकि जिगर एक ऐसा है जो कि हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। ओके। अब जिगर के बीमार होने का मतलब है कि आप जिगरी यार मुश्किल टाइम में आप मुश्किल टाइम में अकेले खड़े हुए हाँ, हैं, अकेले जिगर खड़े। आपके साथ ही हाँ। खड़ा हुआ। जिगर बड़ा सर मेजर ऑर्गन है, बहुत मेजर ऑर्गन और है, बड़ा अंडर एप्रिशिएटेड है। हाँ सर। हाँ, नहीं, अंडर एप्रिशिएटेड, हम तो कहते हैं जिगरी यार। नहीं, अगर पूरी बॉडी में अगर देखा हाँ। जाए तो इसका उतनी हाँ, केयर नहीं दिल की का जाती मसला है। है तो लोग बहुत हाँ, ज्यादा दिल पैनिक कहते हैं, हो दिल जाते का हैं कि मसला हमारे- गुर्दे- वो यकीन करें, थोड़ा सा गुर्दों का मसला आ जाए ना तो भागे जाते हैं, बिल्कुल भागे जाते हैं, जिगर का मसला हो जाए कोई नहीं और परवाह नहीं है, ठीक है। कोई मसला नहीं। हालांकि जिगर का बहुत सारे मेटाबॉलिक जो 500 फंक्शंस, मेटाबॉलिक हाँ। हेड है सर, हाँ, मेटाबॉलिक metabolic प्रेसिडेंट है, मेटाबॉलिक सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर। ये मतलब आप समझे कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ का सर चश्मा ही है। दाई साइड पे पाया जाता है, हाँ। ये पसली से नीचे जो हमारा जिगर की राइट साइड, हाँ, राइट साइड पे। ओके। अक्सर लोग बाई साइड पे दर्द करके कहेंगे हमारा फैटी लिवर हो गया। हो सकता है जिगर टूटता फिरता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हो क्यों रहा है? सर मसला सिर्फ इसके पीछे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सरे फहरिस्त है ना वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी वबा आई है, वो वबा जहाँ पे शुगर ब्लड प्रेशर को लेके आई है, मोटापे को लेके आई, वहीं पे वो फैटी लिवर को भी लेके आई है। अब मसला ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैटी लिवर बहुत ज्यादा तेजी से रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, अब लोग फैटी लिवर के लिए इधर उधर से इलाज करवा लेते हैं, लेकिन इसका कॉज जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये एक इसका सबसे प्रोमिनेंट है। दूसरे नंबर पे सर आप देखें, पाकिस्तानी चाहे मोटे ना भी हो ना, उनकी तोंद निकली होती है पेट की। पेट की तोंद का मतलब है स्पेसिफिकली फैटी लिवर, सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी जिसे कहते हैं। ये बहुत ज्यादा लिंक्ड होती है आपके फैटी लिवर के साथ। ओके। तो ये एक दूसरी बड़ी वजह है कि हम बंदा वैसे बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है, हाँ, लेकिन पेट निकला हुआ। तरबूज निकला सर हुआ वो उसके। किसी टाइम में जब आप थे नहीं, मैं पूरा मोटा था, मैं पूरा भी मोटा था, इस जमाने में था। आप सर बिल्कुल नहीं है, पेट नहीं, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल। ठीक चल रहा है। चेक आप- करने का आसान है ना कि आप अपनी हाइट और वेस्ट को देख लें। अगर आपकी हाइट आपकी वेस्ट से हाफ नहीं है तो फिर आपको फैटी लिवर है। और वेस्ट भी आपकी जो सपोज आपकी हाइट 70 इंचेस है तो आपकी हाँ। वेस्ट 35 या से कम होनी चाहिए। हालांकि वेस्ट को आपने नापना है अपनी नाफ से, नाप से बिल्कुल कम। ऐसे। नाफ के ऊपर से। जी। तो आसानी से सर पता चल जाता है। हाँ। और उसके अलावा सर ये मैं मोटापा, अब सिंपल लोग अक्सर अपने आप कहते हैं यार मैं तो मोटा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि हम उस मोटापे की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी सेंट्रल ओबेसिटी जो पेट का मोटापा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। कि पेट का मोटापा जो है ना वो फैटी लिवर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। तीसरे नंबर पे सर आजकल सुस्ती काहली इतनी ज्यादा हो गई है, लोग वॉक वर्जिश नहीं करते। वॉक वर्जिश ना करना फैटी लिवर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, चाहे सेंट्रल ओबेसिटी हो, पेट का तौंद कर निकलना हो, चाहे वॉक ना करना और वर्जिश ना करना, इसके अलावा कुछ और कॉजेज भी हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल भी अक्सर इसको फैटी लिवर को प्रमोट करता है। डॉक्टर साहब, आपने एक दफा एक वीडियो बनाई थी जिसपे आपको गालियां बहुत पड़ी थी, आप हज पे गए हुए थे और बड़ी, मैं कहता हूँ कि मिलियंस के हिसाब से गालियां वो सर वो पड़ी। इस वजह से क्योंकि आपने वो पिन कर दिया। उसमें आपने कहा था कि जो फ्रूट्स का जूस है ये मेटाबॉलिक बम है। बिल्कुल ठीक है। फ्रूट का जूस चाहे फ्रेश हो चाहे डब्बे वाला हो, डब्बे वाला तो जूस होता ही नहीं है, जी जी जी। उसमें 2-4% जूस होगा, बाकी सारी चीनी होती है, बिल्कुल फ्लेवर होता है।
इवन जो फ्रेश है, जैसे हमारे सामने फ्रूट पड़ा है, ये फ्रेश है, इसका भी अगर जूस निकाल लें तो जूस से भी तो फैटी लिवर होता है ना होता है सर। ना। सर फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज है। बेसिकली जाके फैट के अकोमोडेशन करता है और और हमारी कौम जूस गर्मियां में पेप्सी कोक। सर इसको ना एक्चुअली गलत लिंक कर लिया गया। हर बंदा कहता है मैं कमजोर हो रहा हूँ, हाँ, मुझे जूस दे दें, जूस मुझे ताकत चाहिए, मुझे मिल्क शेक दे दें। सर, ये जो दूध सोडा है, हाँ दूध सोडा ये ठीक है, मैं कहता हूँ दूध सोडा से कोई बदतरीन खुराक कोई नहीं है। मशरूब नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, उसमें दूध का भी सत्यानाश कर देते हैं। बिल्कुल अगर ऐसे ही। दूध आप वैसे पीते हैं तो शुगर वालों को तो हम मना भी करते हैं, लेकिन जिनको शुगर नहीं वो तो दूध पी सकते हैं। लेकिन जब उसमें पेप्सी कोक मिरिंडा और ये सारी चीजें डाल के पिएंगे तो सर मजा बड़ा आता है। लेकिन सर उससे बदतरीन कोई नहीं हो चीज सकती, हो नहीं सकती, हो वो सकती। दूध जैसी नेमत को भी वो जाहिर कर देते हैं। और ऊपर से सर वो भी अफ्तारी के टाइम वो भी अफ्तारी का है। वो है सर, ये उससे भी बड़ा डिजास्टर है। अच्छा, लोग ना सर यहाँ पे ना उस वक्त भी मुझे यही कह रहे थे कि भी हम तो, हमारे तो अबाव अजदाद जो है हाँ। वो तो जनाब जूस पी के अपना नाश्ता करते हैं, आप कौन सी साइंस पढ़ा रहे हैं हमें। उस वक्त भी कमेंट्स जब मैंने रीड किए थे तो सबसे ज्यादा लोगों को यही एतराज था कि जूस क्योंकि ताकत का खजाना है तो इसलिए आप कैसे जूस के खिलाफ बोल सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जूस अगर आप अपने लिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपने फैटी लीवर की तरफ जाना है तो आप डेली एक गिलास पी लें, और फैटी लिवर होना फैटी लीवर आपको होगा। सर मैंने किसी किताब में पढ़ा था, मुझे आप करेक्ट करें अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है, कि जब आप जूस पीते हैं या शराब पीते हैं आपका जिगर दोनों में तमीज नहीं करता। दोनों का मेटाबोलाइज करने का एक ही प्रोसेस है जिगर के पास। बिल्कुल। चाहे शराब पिए, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। चाहे शराब पिए, चाहे जूस पिए, जिगर के ऊपर दोनों का एक ही इम्पैक्ट है। इसलिए कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तानी हमारी सोसाइटी तो शराब नहीं पीती, कोई मतलब फ्रैक्शन भी नहीं होंगे लोग जो शराब पीते होंगे, अदरवाइज तो शराब नहीं पीते। फैटी लिवर जो हो रहा है वो आपको जूस से, जी। कोल्ड ड्रिंक से, बिल्कुल। इसके अलावा सर चीनी, व्हाइट शुगर में हाई कार्बोहाइड्रेट्स 50% फ्रक्टोज है, 50% सक्रोज है। यानी हम जो चीनी खाते हैं ना सर, चीनी चाहे चाय में पीते हैं या बाकी फूड में इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम्स होती है, अगर मेरी पूरे दिन की अगर लेट से 100 ग्राम चीनी की रिक्वायरमेंट मैं पी रहा हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ शेप में, उसमें 50 ग्राम तो फ्रक्टोज है। बिल्कुल ठीक है, और वो फ्रक्टोज डायरेक्ट आपके जिगर पे जाके करता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है इस पे खामोश क्यों है डॉक्टर साहब? सर खामोश, मेरा ख्याल है कि इस पे सबको आवाज उठानी चाहिए। खास तौर पे हमारी सर मेहमान नवाजी सोडा ड्रिंक्स बन चुकी हैं। मतलब अगर घर में कोई आए तो उसकी मेहमान नवाजी बोतल ही होती है। अच्छा, सर, तुम मैं बोतल इसमें ना ना- पिलाओ तो वो कहते हैं यार पानी भी नहीं पूछा। सर ये तो इसकी कॉजेज होगी ना, इसमें हम जो फैटी लिवर की ना अगली पिक्चर दिखाता हूँ मैं। अच्छा, उसमें ये कि फैटी लिवर बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और जो इसकी आगे एडवांस फॉर्म जो नैश होती है, जिसे Okay. नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। कि जिसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है। बेसिकली आपका जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, फाइब्रोसिस पहले होती है, क्या उसके अंदर फिर उसको सिकुड़ना जब शुरू होता है तो उसकी वजह से पेट में पानी का बन जाना, उसके अलावा काले पखाने आना, उल्टी की सूरत में ब्लड का आना, और इसके अलावा गलूदगी, बेहोशी की सूरत में चला जाना। ये स्टेज कहाँ से शुरू होती है? ये मतलब स्टेज हमारे यहाँ पहले, दरअसल ये पहले हेपेटाइटिस वायरसेस जितने भी थे, ये बी या सी, ये बहुत कॉमन थे। हेपेटाइटिस हमारा क्रोनिक लिवर डिजीज जिसे बोला जाता है, कि जैसे सीकेडी की हम बात करते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, इस तरह क्रोनिक लिवर डिजीज। Okay. इसकी जो कुछ साल पहले कॉमन चीज जो रिपोर्ट होती थी कि बी और सी की वजह से, सी ज्यादा उसमें ना प्रीडोमिनेंट जो जिगर के सिकुड़ने की सबब बनता था और ये सारी कॉम्प्लिकेशन करता था। लेकिन रिसेंट कुछ ईयर से, लाइक डेकेड से, जो ज्यादा प्रीडोमिनेंट हमारे यहाँ जो शो हो रहा है वो फैटी लिवर डिजीज है। फैटी लिवर डिजीज ये है कि अर्ली स्टेज में तो ये लाइक जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई कंप्लेन नहीं होती, बाज़ औक़ात ज्यादा लिवर एनलार्ज वो स्ट्रेच करता है जब, तो वो कैप्सुलर यानी कि जो इसके ऊपर लेयर होती है उसमें स्ट्रेच पर किसी को कभी कभार हल्की फुल्की राइट साइड पे पसली के नीचे तकलीफ, पेन हो सकती है, लेकिन वो इतनी वो प्रीडोमिनेंट नहीं होती। लेकिन ये अंदर ही अंदर, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि खामोश इनकलाब की सूरत में चल रहा होता है।
आपका जब ये नैश की सूरत आ जाती है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो अल्ट्रासाउंड पे हम स्टार्ट में देखते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2, लेकिन जो नैश वाली स्टेज है ना, वो नजर आती है हमें जब हम बायोप्सी करवाते हैं। ओके। लेकिन वो बायोप्सी नॉर्मली करवाते नहीं है डॉक्टर्स, या लोग करवा नहीं होते, क्योंकि ऐसा उसकी इंडिकेशन जब वो तभी करवाई जाती है। जब वो स्टेज आती है उसके बाद समझे प्रोसेस स्टार्ट हो गया अंदर, वो मे भी साल लगे, 6 महीने लगे, या उसको 2-3 साल लग जाए। ये नैश जो है ये रिवर्स हो जाता है? ये रिवर्सल तभी मुमकिन है जब आपकी इन्फ्लेमेशन, आप जो रीजंस है, जो कॉजेज है, वो हम आगे बात करते हैं किसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। जब ये स्टेज आ जाती है, उसके बाद जब जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें वो खून की शरेयानें फूलना शुरू हो जाती हैं। वो चाहे खून के खुराक की नाली ऊपर वाले हिस्से की है या नीचे वाले पखाने के रास्ते की है, तो वहां से फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो पखाने काले रंग के आने, जिसे मरीना कहते हैं मेडिकल टर्म में। और इसके अलावा उल्टिये की सूरत में ब्लड का आना, और पेट में, जैसे मैंने एसाइटिस की बात की कि पेट फूल जाना, और इवन एंसेफलोपैथी होती है जिसमें बेहोशी, गनुदगी में हालत में चले जाना, ये इसकी हौलनाकियां हैं कि जब ये एडवांस फॉर्म में चली जाती है, तो उस स्टेज में फिर इसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। उस स्टेज में फिर इसका जस्ट ट्रीटमेंट होता है कि इन कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है। सपोज किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी, जो कैमरे के टेस्ट होते हैं, वो करके खून की शरेयान जहाँ से लीक हो रही है तो उसको स्टॉप किया जाए। पानी पेट में पड़ गया तो पानी निकालने वाली दवाइयाँ दी जाएं या इंजेक्शन के जरिए निकाला जाए। तो ये एडवांस लाइफ तो उस वक्त बिल्कुल टेरिबल हो जाएगी। उस टाइम सर हॉस्पिटल होता है, मरीज होता है, लाइक हर दूसरे तीसरे दिन बाद, हफ्ते बाद या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या ऐसी स्टेज में आप जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म। और इवन फिर एडवांस स्टेज जब ये वाली होती है तो उसमें कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसमें लिवर कैंसर एडवांस स्टेज में फिर उसके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वो स्टेजेस हैं जहां पे फिर हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, लाइक उल्टी आई तो उल्टी का ट्रीटमेंट है, पेट में दर्द, पेट के दर्द के जैसे ट्रीटमेंट होता है। ये स्टेज बचने से पहले जरूरी है कि आप इस स्टेज को होने ही ना दें। तो वो तभी मुमकिन है जो इसकी वजूहत डॉक्टर महबूब साहब ने स्टार्ट में बताई थी कि उन्हीं चीज़ों को आप कंट्रोल में लाएं। सर एक बड़ी होलनाक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, बहुत कॉमन, सब तकरीबन हर घर में एक मसला आता है, मुझे मैदे में तेजाबियत रहती है, फैटी लिवर उसके पीछे होता है। और आप यकीन करें सुबह से लेकर शाम तक हर हॉस्पिटल में एंडोस्कोपीज हो रही हैं इस मैदे की तेजाबियत को ढूंढने के लिए कि कहीं उसके पीछे अल्सर तो नहीं है, कोई जिगर उसकी मैदे की सोजश तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई इसोफेजाइटिस या कोई और चीज़ तो नहीं है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल निकलता है ना, वो फैटी लिवर। फैटी लिवर बेसिकली मैदे की तेजाबियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और मैदे की तेजाबियत ही सिर्फ नहीं बढ़ाता, जो बदहजमी रहती है, खट्टे डकार आते हैं, पेट भरा भरा रहता है, ब्लॉटिंग होती है, बेल्चिंग होती है, ये फैटी लिवर ये सारे मामला करता है। ऑल्दो पेन नहीं करता, पेनलेस है। और अच्छा, अब क्योंकि सारी वो मैदे की लामतें आ रही हैं तो ध्यान फैटी लिवर की तरफ नहीं जाता, इसलिए लोग डिसीव हो जाते हैं और वो फिर अपने मैदे का ही इलाज करवाते रहते हैं। लेकिन इसमें कंसल्टेंट हजरात जो स्पेसिफिकली इस चीज को जानते हैं, वो उनको पता है कि ये बेसिकली फैटी लिवर की वजह से, वो उन्हें कहते हैं अपना वजन कम करें। डॉक्टर साहब, किसी को फैटी लिवर की शिकायत हो जाए, कौन सा डॉक्टर होता है जो फैटी लिवर को चेक करता है? सर डॉक्टर तो 2 तरह के, जिनके पास वो जा सकते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि इंटरनल मेडिसिन होता है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। उसमें मेन जो टेस्ट करवा सकते हैं, उसमें एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें लिवर एंजाइम्स का पूरा LFT जिसे कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट के नाम से होता है। उसमें ALT और AST, गामा GT, अल्कलाइन फास्फेटेज, ये मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसपे ये देखा जा सकता है कि लिवर एंजाइम्स कितने बड़े हुए हैं और उनकी क्या रेशियो है, उस हिसाब से आइडिया लगाया जाता है। अगर ये लेवल्स उनके डिस्टर्ब आते हैं तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया जाता है, जिसमें फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन देखी जाती है कि लिवर में फैट तो नहीं आ गया, तो वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। फिर एडवांस स्टेजेस में अगर देखना हो फाइब्रोसिस है या नहीं है, तो वो फिर फाइब्रोस्कैन के जरिए उसको कैटेगराइज किया जाता है कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, और किस लेवल की फाइब्रोसिस है। तो लेकिन इससे जो सबसे बड़ा टेस्ट जो नहीं कोई करवाता, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट। बेसिक तो बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, जिसके पीछे ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जाता है, ना मेडिकल स्पेशलिस्ट उस तरह जाता है कि इस तरफ पेशेंट को। मेरा सवाल ये है कि क्या इनको पता नहीं होता है, या ये ओवरलुक कैसे करते हैं? सर ओवरलुक तो नहीं कर रहे होते, लेकिन बेसिकली डाइट पे नहीं आ रहे होते ना, जो बेसिक रीजंस पे नहीं आ रहे होते। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की तो ट्रीटमेंट डाइट, अभी मैंने फैटी लिवर की भी रिसेंटली एक मेडिसिन लॉन्च हुई है, जो कि फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के तौर पे यूज हो रही है। अब वो ट्रीटमेंट या बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे फोकस कर दिया जाता है, या इवन डायबिटीज की तरफ जो इसकी मिली जुली दवाई होती है उन्हीं पे फोकस कर दिया जाता है। बेसिकली रूट कॉज को नहीं ट्रीट किया जाता, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की फॉर्म। डॉक्टर बेसिकली ना हर चीज को ना दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं।
हालांकि ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ट्रेनिंग का हिस्सा है ना सर। अब देखें, अगर किसी की ट्रेनिंग हुई है कि आप इस चीज को फैटी लिवर को गज़ा से भी ठीक कर सकते हैं तो वो जरूर जाएं इस पे। इसमें सबसे बड़ी बात फैट को बंद कर देंगे। अच्छा, फैट को बंद कर- फैटी लिवर का मतलब उनको ये लगता है क्योंकि इसके नाम में फैटी आ गया, हाँ। फैट बंद कर। मतलब जो फैट हम खाएंगे सीधा जिगर पे जाके चप करके लग जाएगा। सर वही जो सुबह से लेकर शाम तक हम अंडों का जवाब नहीं देते रहे। हाँ। वही है सर। बेसिकली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है फैटी लिवर है तो फैट बंद कर दें। एक्चुअली प्रॉब्लम फैट नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स जो आप एक्स्ट्रा बॉडी में डाल रहे हैं वो जाके आपके लिवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज होनी है उसकी, सेकंड उसको फैट में कन्वर्ट फैट करना में है, convert करना। जिसे डी नोवो लिपोजेनेसिस कहते हैं कि बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं फैट में। बिल्कुल। वो फैट है जो कि आपके पहले लिवर में जाएगा, आपके बेली फैट में जाएगा जो सेंट्रल ओबेसिटी कर रही है, और वही आपके ब्लड में आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। तो रूट काज जो है वो ट्राइग्लिसराइड अच्छा, मुझे ये चीजें हैं। देखें, एक आम बंदा तो चलो मान लिया जाए कि यार फैट बंद कर दो, इसलिए कि जी पहले अंदर फैट बहुत है। जो डॉक्टर हैं क्या उनको इन चीजों का आइडिया नहीं कि जो फैट हम बाहर से खा रहे हैं वो पहले हजम होगा यार, हाँ। हजम होके उसकी कोई चीज बनेगी फिर जाके फैटी लिवर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? क्या पॉसिबल है कि मैंने जो फैट भी खाया सारे प्रोसेस को बाईपास करके सीधा जिगर के ऊपर जाके चिपक जाए? वो सर तब है कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया मैक्सिमम डोज में, यानी कि ज्यादा कार्ब ले रहे हैं और साथ फैट कंबाइन कर रहे हैं, फिर तो वो दोनों चीजें डेंजरस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप प्योरली फैट ले रहे हैं, कार्ब्स नहीं उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो फिर ये इस तरह चीज नहीं होती। डॉक्टर साहब, हम इस पे डाइट पे थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा जो नो जीपीएस फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसे जिसमें हम कहते हैं नो ग्रेन्स, नो Potatoes, पोटैटोज एंड शुगर। नो शुगर, ठीक है। आप जिंदगी से अनाज निकाल दें, आलू निकाल दें और शुगर निकाल दें। चौथी चीज आप ऐड कर लें कि ये जो सीड ऑयल्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं, ये आप निकाल दें, जिससे शुगर भी रिवर्स हो जाती है, जिससे बाकी भी जो मेटाबॉलिक Disorders हैं। डिसऑर्डर्स वो भी हो जाते हैं। क्या फैटी लिवर के लिए भी यही डाइट है? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सेम डाइट। सेम डाइट है सर। आपने नो जीपीएस डाइट फॉलो करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि नो जीपीएस डाइट में, क्योंकि लोग ना सोडा ड्रिंक्स को नॉर्मली ये समझते हैं शुगर फ्री, हाँ। इनमें तो शुगर नहीं, इसलिए धड़ पी रहे होते हैं। बल्कि आजकल फैशन बन चुका हुआ है, हर बंदा जा कहता है यार कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही है यार मेरी शुगर फ्री हाँ, शुगर फ्री। तो शुगर फ्री पे हम लाने से कोई तो प्रोग्राम नहीं करेंगे। उसमें ना सर सोडा ड्रिंक्स, जूसेस, हाँ। मिल्क शेक, सबसे पहले तो ये फ्रुक्टोज की फैक्ट्रियां जो है ना ये बंद करनी है। फ्रुक्टोज सर, फैक्ट्री चीनी बंद, खुद बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। 50% तो फ्रुक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट्स Exactly, हाँ। बिल्कुल। तो सर ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ये आम रूटीन में, क्योंकि हर बंदा ना गर्मी की वजह से मशरूब समझ के, हाँ। ताकत वाली चीज बिल्कुल, समझ के बिल्कुल। पी रहा होता है। तो ये सबसे पहले ये बंद होना चाहिए अगर किसी ने फैटी लिवर ठीक करना है तो। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर आपने जैसा कि बाकी कंपोनेंट्स भी बताए हैं, ग्रेन्स है, पोटैटोज, यानी कि आप अनाज वाली चीजें बंद करें। नाजरीन, जिगर आपकी बॉडी का जिगरी यार है। मैं किताब में पढ़ रहा था ये 500 फंक्शन अदा करता है आपकी बॉडी में। आप जरा अंदाजा लगाएं कि आपके घर में एक बंदा हो जो 500 काम करने वाला हो और वो बीमार हो जाए तो हर चीज आपकी वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाएगी। जिगर की इज्जत करें। वो किस जमाने में किसने कहा था ना कि वोट को इज्जत दो। मेरा ख्याल है कि नारा भी ये लगना चाहिए, जिगर को इज्जत दो। आप अपनी खुराक से ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, ये मुंह के जो चस्के हैं, जुबान के चस्के, इनको बंद करें। जिगर की हिफाजत करें। जिगर अगर खराब हो गया तो पूरी बॉडी जिस तरीके से जलील होती है, किसी भी अस्पताल में जाकर आप चेक कर लें कि जिगर वालों के साथ क्या होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।